धन्यवाद सुरेश जी, लोकेश जी। सबसे पहले मैं भारत विकास परिषद की इस शाखा के संस्थापक सदस्य ईश्वर दत्त अग्गी जी को नमस्कार करता हूँ, चंद्रसेन जैन जी को नमस्कार करता हूँ, और मुझे नहीं मालूम संजय नागपाल और जैन साहब बीच में हैं, बट मुझे बताया गया कि ये लोग तभी से भारत विकास परिषद के सदस्य हैं जब डॉक्टर सूरज प्रकाश ने, जिनके जीवन पर आज हम चर्चा करेंगे, ने इस शाखा की स्थापना की। डॉक्टर सूरज प्रकाश के बारे में चर्चा करना अपने ही पेशे के एक सदस्य के साथ, अपने ही परिवार के एक सदस्य के बारे में चर्चा करना, मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे लिए घर वापसी ही है। और डॉक्टर सुरेश ने मुझे बुलाया, मुझे लगता है कि मेरा भी शुद्धिकरण होगा आज आप सबसे मिलके, घर वापसी होकर। और डॉक्टर सूरज प्रकाश, जैसा मैंने कहा, पेशे से एक चिकित्सक थे। हम बचपन में पढ़ा करते थे, भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश प्यार नहीं। ऐसे ही डॉक्टर सूरज प्रकाश, जो संस्थापक थे, भारत विकास परिषद के महासचिव भी थे और भारत विकास परिषद के प्रणेता भी थे। उन्हीं के जोत जलाने से, जैसे उनका विचार था कि एक जोत जले तो उस जोत से जोत जलती चली जाती है, और जोत तो जलती है परंतु उस जोत को जलाएगा कौन? महात्मा बुद्ध ने कहा, अप दीपो भव, यानी अपने दिए स्वयं बनो। डॉक्टर सूरज प्रकाश ऐसे ही एक स्वयं बने दिए थे, जिन्होंने हम सबको प्रकाशित किया, जिन्होंने हम सबका मार्गदर्शन किया, और जिन्होंने हमें एक ऐसे पथ पर चलाया ताकि हम समाज में कोई संपर्क का कार्य कर सकें, कोई सहयोग का कार्य कर सकें, कोई संस्कारों की बात कर सकें, कोई सेवा की बात कर सकें। ऐसे डॉक्टर सूरज प्रकाश, जिन्होंने हमें असत्य से सत्य के मार्ग पर, अंधकार से प्रकाश के मार्ग पर और सेवा से समर्पण के भाव की हमें प्रेरणा दी। और ये केवल हमारे लिए प्रेरणा नहीं थी, न केवल हमारे हिंदू समाज के लिए प्रेरणा थी, परंतु पूरे भारतवर्ष के लिए, और पूरा भारतवर्ष ही नहीं, मैं कहूँगा पूरे विश्व के लिए उन्होंने एक प्रेरणा का काम किया। कारवां उजाले की राह में नहीं रुकता, एक चिराग बुझता है कि एक चिराग जलता है। डॉक्टर सूरज प्रकाश आज हमारे मध्य नहीं है, परंतु उनके द्वारा चलाया गया कार्य, उनके द्वारा चलाया गया कारवां, हम सब उसके पथिक हैं, हम सब उस राह पर चल रहे हैं, हम सब उस मंजिल की ओर चल रहे हैं जिस मंजिल की ओर इशारा डॉक्टर सूरज प्रकाश ने हमें किया। डॉक्टर सूरज प्रकाश का जन्म गांव चम्मल, जिला गुरदासपुर, पंजाब में हुआ। उनके पिता का नाम रामसरन महाजन था और माताजी का नाम श्रीमती माला देवी था। ये उनके ज्येष्ठ पुत्र थे और इनका जन्म 27 जून 1920 में हुआ, यानी पूरे 100 वर्ष पहले उन्होंने इस धरती पर पदार्पण किया। और किसे मालूम था कि यही बच्चा आगे बढ़कर एक ऐसी जोत जलाएगा, एक ऐसा पथ प्रकाशित करेगा जिस पर हजारों लाखों लोग चलेंगे, और वो हजारों लाखों लोग पूरे समाज को प्रकाशित करेंगे। ऐसे डॉक्टर सूर्य प्रकाश। और उनके पिता एक इंश्योरेंस कंपनी में थे, परिवार आर्य समाजी था, इसलिए संस्कार बचपन से ही घर में थे। 10वीं उन्होंने प्रथम आकर पास की बोर्ड की परीक्षा, फिर एफएससी मेडिकल में उन्होंने किया और वहां भी उनका डिस्टिंक्शन आया, और फिर उसके बाद किंग एडवर्ड कॉलेज, मेडिकल कॉलेज लाहौर में उनका दाखिला हुआ, वहां पर भी उनका डिस्टिंक्शन आया। वहां से पास होकर वो वापस दिल्ली आए, गंगाराम हॉस्पिटल में उन्होंने हाउस सर्जन का पद ग्रहण किया, और उसके बाद पुनः वो लाहौर गए, वहां पर फिर मेडिकल कॉलेज में उन्होंने अध्यापन का कार्य शुरू किया। इस सब के बीच 1947 आया। आप सब जानते हैं, भारत का बंटवारा हुआ, एक दुखद बंटवारा। और केवल ये पहला बंटवारा नहीं था, इससे पहले भी भारत के कई अंग विच्छेद हुए थे।
और इस बंटवारे ने तो भारत की एक किस्म से कमर तोड़कर रख दी। लगभग आप सोचें 2 करोड़ लोग विस्थापित हुए, 10 लाख लोग मारे गए और 20,000 तो रिकॉर्ड में है बलात्कार। अग्गी जी गवाह होंगे इन सब बातों के। पता नहीं कितने बलात्कार, कितनी माँ बेटियों की इज्जत उस समय लूटी गई और कितनों ने अपनी इज्जत बचाने के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। जिन स्वाधीनता सेनानियों ने भारत की स्वाधीनता के लिए काम किया, उन्हें क्या मालूम था कि जिस आज़ादी की बात वो कर रहे हैं वो आज़ादी उन्हें किस रूप में मिलेगी। वीर सावरकर, जब मदनलाल धिंगड़ा को फांसी होनी थी उससे पहले उन्हें मिलने गए वीर सावरकर, तो उन्होंने सावरकर जी ने धिंगड़ा से पूछा कि तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा हो, तो मदनलाल धिंगड़ा ने कहा कि मुझे एक आईना ला देना। आप सोचो, जिस व्यक्ति को 2 दिन बाद फांसी होनी है वो व्यक्ति कहे कि मुझे अंतिम इच्छा में एक आईना ला देना, तो सावरकर भी हैरत में पड़े। सावरकर ने पूछा कि आईना किस लिए, तो धिंगड़ा ने जो जवाब दिया वो हम सबके जीवन को बदल सकता है। मदनलाल धिंगड़ा ने कहा कि मैं मातृभूमि पर अपने प्राणों को न्यौछावर करते हुए, फांसी के फंदे पर झूलते हुए ये देखना चाहता हूं कि मैं कितना प्रसन्न चित्त हूं, कहीं मेरे माथे पर कोई शिकन तो नहीं है। ऐसे प्रसन्नता से भरे जिन्होंने फांसी के फंदे को चूमा, ऐसे शहीदों को क्या मालूम था कि जो 1947 में हमें आज़ादी मिलेगी वो केवल एक अंग विच्छेद होगी, एक नरसंहार होगी, एक भयानक त्रासदी होगी। और ऐसी त्रासदी पर अमृता प्रीतम ने लिखा, अज आखां वारिस शाह नूं किते कबरां विचों बोल, अज किताबे इश्क दा कोई दूजा वर्का खोल, एक रोई सी धी पंजाब दी तो लिख लिख मारी वे, अज लखां धीआं रोंदियां उठ दर्द मंदा दे दर्दिया, उठ तक अपना पंजाब, अज वेड़े लाशां विछियां ते लहू दा भरिया चनाब। यानी ये दशा थी उस समय भारत की, और खास तौर पर भारत का वो अंग जो पाकिस्तान बना और वहां जो हिंदुओं की दशा थी, उसमें डॉक्टर सूरज प्रकाश जैसा चरित्र एक निखर कर आता है, जिन्होंने विस्थापितों की सेवा की, जिन्होंने वहां से लोगों को जिंदा लाने में मदद की। और जब उनका नाम प्रमुख रूप से आगे आने लगा तो वो पंजाब से जम्मू चले गए और जम्मू में रहकर जितने विस्थापित लोग थे उन सब की सेवा की, और वहां पर उन्होंने अपने अंदर कुछ ऐसे गुण पैदा किए जो सबके लिए, हम सबके लिए प्रेरणा का काम कर सकते हैं। और वहां पर रहते हुए उन्होंने कई कुछ सीखा, जैसे उन्होंने सीखा कि समाज सेवा कैसे हो सकती है, राहत प्रबंधन यानी क्राइसिस मैनेजमेंट एंड रिलीफ मैनेजमेंट कैसे हो सकता है, वो भी कम पैसों में। ये डॉक्टर सूरज प्रकाश ने जम्मू में रहते हुए रिलीफ कैंप्स में सीखा। एक त्रासदी उस समय थी और हमेशा त्रासदी में से लोग निखर कर आते हैं। आज भी भारत और पूरा विश्व एक फिर त्रासदी से गुजर रहे हैं, वो कोरोना नाम की महामारी है पूरे विश्व में। जितने भी क्राइसिस आते हैं उनमें से कुछ ना कुछ लोग निखर कर आते हैं, और जैसा मैंने कहा कि डॉक्टर सूरज प्रकाश 1947 के बंटवारे में से एक निखरे हुए ऐसे मानव थे जो आगे चलकर महामानव बने। और वहीं पर उन्होंने सीखा कि देशभक्ति किसे कहते हैं, और उन्होंने हमेशा स्वामी विवेकानंद के, जिन्हें उन्हें आगे चलकर भारत विकास परिषद का प्रणेता और आराध्य पुरुष माना, कि मस्तक पर तो मेरे भारत रहना चाहिए, मेरा पहरावा कुछ भी हो। डॉक्टर साहब ने भी अपने जीवन में कोट पैंट टाई सब लगाई, परंतु उनका हमेशा ये रहता था कि जैसा स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका में जब किसी ने उन्हें पूरी पश्चिमी वेशभूषा दी तो, और स्वामी जी से आग्रह किया कि आप इसे डालें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, स्वामी जी अंदर गए, पूरा परिधान बदल कर आए, कोट भी डाला, पैंट भी डाली, टाई भी लगाई। परंतु वो अंग्रेज देखकर हैरान हुआ कि जब स्वामी जी ने सिर पर हैट की बजाय अपना साफा ही रखा, तो उसने पूछा स्वामी जी से कि स्वामी जी सिर पर भी हैट लगा लेते तो कैसा होता। तो जो स्वामी जी ने कहा
वो हम सबके जीवन को एक नई दिशा देता है। स्वामी जी ने कहा कि मस्तक पर तो मेरा भारत रहेगा, विचारों में तो मेरा भारत रहेगा। ऐसी देशभक्ति डॉक्टर सूरज प्रकाश के अंदर भी पूर्ण रूप से भरी हुई थी और वहीं पर उन्होंने निडरता सीखी भगत सिंह जैसे सरीखे लोगों की, जिन्होंने बम फेंक कर भी सेंट्रल असेंबली में भागने का कोई प्रयास नहीं किया। ऐसे निडर डॉक्टर सूरज प्रकाश थे और अनुशासन उनमें कूट कूट कर भरा था। त्याग की भावना से परिपूर्ण थे वे, और ये त्याग की भावना जैसे जैसे उनका जीवन आगे चला उनके जीवन में बढ़ती चली गई। यानी हम भी अपने जीवन में यदि ये कुछ बातें जो डॉक्टर सूरज प्रकाश ने अपने जीवन में उस समय अपनाई, और वो भी अपनी भरी जवानी में, केवल 27 साल की उम्र में, पूर्ण रूप से देशभक्ति से ओतप्रोत, निडरता से भरे, पूर्ण रूप से अनुशासित और पूर्ण रूप से त्याग भावना को लिए ऐसे डॉक्टर सूरज प्रकाश। और फिर 1948 में वो दिल्ली वापस आए। उन्होंने अपना चिकित्सा व्यवसाय एक प्राइवेट क्लिनिक के रूप में शुरू किया। पहले उन्होंने सदर थाना रोड पर अपना क्लिनिक बनाया, फिर उन्होंने पहाड़गंज में ही अपनी रहायश बनाई चूना मंडी में, और पहाड़गंज में उन्होंने अपना क्लिनिक बनाया, और वो क्लिनिक भी लोगों की सेवा के लिए। और ऐसे ही उनका विवाह हुआ अयोध्या गुप्ता जी से, जो डॉक्टर साहब के लिए एक शारीरिक और मानसिक शक्ति के रूप में पूरा अर्धांग का काम किया। डॉक्टर साहब का उन्होंने पूर्ण रूप से कंधे से कंधा मिलाकर अपने पति के साथ पूर्ण राष्ट्रीयता के काम में लगी रही, और उन्होंने इस देश को 3 पुत्रियां और 1 पुत्र दिए। 1958 में डॉक्टर साहब के पिता का देहांत हुआ तो उनकी माँ, 2 बहनें, 3 छोटे भाई का दायित्व भी डॉक्टर साहब पर आया। घर छोटा पड़ने लगा तो डॉक्टर साहब ने पश्चिमी जो पटेल नगर है, वेस्ट पटेल नगर, उसमें अपना घर बनाया। और जब 1962 में चीनी आक्रमण हुआ, आप देखें आज भी चीन ने भारत पर आक्रमण किया, परंतु आज भारत की सेना वो सेना नहीं है जो 1962 में थी। 1962 में आप सोच कर देखो कि भारतीय सेना के पास पहनने को जूते नहीं, सर्दियों के कोई कपड़े नहीं, कोई साधन नहीं। ऐसे में डॉक्टर सूरज प्रकाश ने सिटीजन काउंसिल की स्थापना की और सैनिकों के लिए स्वेटर, मोजे, दवाइयां, ड्राई फ्रूट, ऐसी चीजें भेजी। और इसी सिटीजन काउंसिल के कंसेप्ट से डॉक्टर साहब ने आगे चलकर भारत विकास परिषद की स्थापना की। जब जब कष्ट आते रहे, जब जब भारत का कत्ल होता रहा, तब तब डॉक्टर साहब का निखार आगे आगे और उनके व्यक्तित्व का निखार होता रहा। और कहा जाता है कि कत्ल हुआ हमारा कुछ इस तरह किश्तों में, कभी कातिल तो कभी खंजर बदल गए, परंतु यदि कोई इंसान नहीं बदला तो वो थे डॉक्टर सूरज प्रकाश, कि ना कातिल के बदलने से बदले, ना खंजर के बदलने से बदले, अपने सेवा के कार्यों को निरंतर आगे बढ़ाते रहे डॉक्टर सूरज प्रकाश। और जब 1963 में स्वामी विवेकानंद की जन्म शताब्दी वर्ष आया तो उन्होंने बहुत कार्यक्रम रखे। तब उनके मन में एक बात आई कि जो भारत का इलीट क्लास है, जो भारत का उच्च मध्यम वर्ग है, वो थोड़ा आत्ममुग्ध होता जा रहा है, थोड़ा स्व केंद्रित हो जा रहा है, थोड़ा स्वार्थ से परिपूर्ण होता जा रहा है। ऐसे में उन्होंने कहा कि अगर देश के काम ना आए, अगर देश के काम ना आए तो जीवन बेकार। हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। समय सोचने का गया, सोचने का समय गया। उठो लिखो इतिहास नया, स्वार्थ छोड़ो अपनाओ सहयोग का व्यवहार। हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। और इसी तैयारी के लिए विवेकानंद जी की जन्म शताब्दी समारोह हो रहे थे। उसी समय डॉक्टर सूरज प्रकाश को लगा कि कुछ मध्यम वर्गीय, उच्च मध्यम वर्गीय लोग जो स्वार्थ से परिपूर्ण होते जा रहे हैं, ऐसे लोगों को कुछ समाज सेवा में, कुछ राष्ट्र सेवा में लगाया जाए।
और उन्होंने पश्चिमी पटेल नगर में भारत विकास परिषद की 28 से 30 लोगों के समूह के साथ शुरुआत की और पहली बैठक भारत विकास परिषद की मेरीना होटल में की गई और तब के अध्यक्ष बने लाला हंसराज गुप्ता जी और फिर उसके बाद प्रति मास एक बैठक शुरू हो गई। उस समय किसी को भी अंदाजा नहीं था कि जो डॉक्टर सूरज प्रकाश का विजन है वो आगे चलकर कैसे मटेरियलाइज होगा, आगे चलकर कितना बड़ा स्वरूप वो लेगा। और आज जो भारत विकास परिषद का लगभग 50 सालों में जो निकल कर आया परिप्रेक्ष्य और परिदृश्य वो देखने लायक है। वो उस महान व्यक्तित्व का एक विजन था और उन्होंने भारत विकास परिषद को पूरे अपने खून पसीने से सींचा। शुरू में जो शाखा थी उसका शुल्क केवल 10 रुपये वार्षिक था और उन्होंने संस्था को, जैसे मैंने कहा, क्योंकि स्वामी विवेकानंद के जन्म शताब्दी समारोह में इस कंसेप्ट को उन्होंने बोया था, उसका बीजारोपण किया था, तो स्वामी विवेकानंद को प्रेरणा पुरुष और आराध्य उन्होंने माना। 1967 में राष्ट्रीय समूहगान प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया और उसकी नियमावली जो बनाई वो अनिल विश्वास और डॉक्टर जाकिर हुसैन जो म्यूजिक के डायरेक्टर्स थे उन लोगों ने बनाई। 1968 में देहरादून में दिल्ली के बाहर पहली शाखा की शुरुआत हुई। 1969 में नीति नाम की पत्रिका का शुभारंभ हुआ और डॉक्टर सूरज प्रकाश इसके पहले संपादक बने। 1972 में आप सब लोग दिल्ली गए होंगे, आपने देखा होगा मिंटो रोड और थॉमसन रोड का एक जंक्शन है, वहां शिवाजी की मूर्ति है। उस शिवाजी की मूर्ति का कंसेप्ट, उसकी स्थापना डॉक्टर सूरज प्रकाश और उनके साथियों ने मिलकर की और तभी से उस रेलवे स्टेशन का नाम भी शिवाजी ब्रिज कहा जाने लगा और उस मिंटो ब्रिज को भी शिवाजी ब्रिज कहा जाने लगा और इसका उद्घाटन तत्कालीन राष्ट्रपति वीवी गिरी जी साहब ने किया था। 1978 में भारत विकास परिषद का पहला राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ और 1979 में हरियाणा पंजाब में शाखा शुरू हुई और फिर उसके बाद दक्षिण भारत और उत्तर प्रदेश में शाखाएं शुरू हुई। 1990 में दिलशाद गार्डन दिल्ली में विकलांग सहायता केंद्र का शुभारंभ हुआ। ये वही स्थान है जो पिछले दिनों तबलीगी कोरोना करके चर्चा में आया था और इस दिलशाद गार्डन में ही सबसे पहला विकलांग सहायता केंद्र भारत विकास परिषद द्वारा शुरू हुआ और आज भारत विकास परिषद का पूरे विश्व में ये प्रोजेक्ट जाना जाता है, आर्टिफिशियल लिम्स का, कृत्रिम अंगों का, और एक बहुत बड़ा कार्य कृत्रिम अंगों का भारत विकास परिषद के द्वारा किया जा रहा है। परंतु इसकी शुरुआत 1990 में दिलशाद गार्डन से हुई। डॉक्टर सूरज प्रकाश एक कर्तव्यपरायण व्यक्तित्व था। उनकी निष्ठा परिवार के प्रति भी थी, अपने रोगी के प्रति भी थी, अपने समाज के प्रति भी थी और अपने राष्ट्र के प्रति भी थी और उन्होंने अपने काम को कभी काम नहीं माना, हमेशा अपने कृत्य को साध्य माना। यदि हम अपने भी जीवन में इस बात को अपनाकर देखें, जब जब हम काम मानते हैं तो बोझ होने लगता है, जब जब हम पूजा मानने लगते हैं तो हम हल्के होने लगते हैं, हमारा भार भी कम होने लगता है। तब ऐसा कहा जाता है कि ग्रेविटेशन की बजाय लेविटेशन फोर्सेस जो हमें ऊपर उठाती हैं वो फोर्सेस काम करने लगती हैं। मैंने पढ़ा कहीं कि एक स्वामी जी हिमालय की यात्रा पर जा रहे थे और उनके हाथ में तो एक कमंडल था और एक दंड था। थोड़ी थोड़ी देर पर रुकते, पानी पीते, सांस चढ़ता, फिर थोड़ी दूर चलते, फिर पानी पीते, ये चलता रहा। तभी उन्होंने देखा कि एक छोटी सी बच्ची एक बड़े भारी बच्चे को उठाकर भागी चली जा रही है। तो उन स्वामी जी ने उस बच्ची से पूछा कि तू इतना बोझ उठाकर कहाँ चली जा रही है। तो उस बच्ची ने जो स्वामी जी को जवाब दिया वो हम सबके जीवन को भी बदल सकता है। उस बच्ची ने कहा कि स्वामी जी, बोझ होगा आपके लिए, मेरे लिए तो ये मेरा छोटा भाई है। यानी जब जब हम बोझ को छोटा भाई समझकर करेंगे काम, जब जब काम को हम पूजा समझकर करेंगे, कृत्य को साध्य समझकर करेंगे, जो डॉक्टर सूरज प्रकाश ने किया, तो निश्चित तौर पर हमें जीवन में काम बहुत आसान लगेगा और हम हमेशा ऊर्जा से भरे रहेंगे।
और डॉक्टर सूरज प्रकाश ने अपनी पारिवारिक पेशेगत दायित्व निभाते हुए कैसे समाज सेवा करें, इसका ज्वलंत उदाहरण। हम सब लोग कहते हैं समय नहीं है, किसी को कहो वो कहेगा समय नहीं है। अब कोरोना ने सबको समय दिया ना, सब फुर्सत में बैठे ना, तो इसलिए फुर्सत निकालने से निकलती है। जिस काम को हम साध्य समझेंगे, निश्चित तौर पर जैसा डॉक्टर सूरज प्रकाश ने करके दिखाया, तो हमारा जीवन भी बदल सकता है। और दूसरी बात जो मैं बताना चाहता हूं कि स्वयं के पैसे से उन्होंने भारत विकास परिषद के कार्य को किया और भारत विकास परिषद को हमेशा ऋण देते रहे। और कहते हैं कि जब उनकी मृत्यु हुई तब भी भारत विकास परिषद को काफी ऋण उनको देना था। कुछ लोग अलग ही मिट्टी के होते हैं, उन लोगों को कुछ प्रभु प्रदत्त कार्य करने होते हैं, वो पैदा ही इसीलिए होते हैं। डॉक्टर सूरज प्रकाश शायद पैदा ही इसीलिए हुए थे कि उन्होंने इतना बड़ा कार्य करना था। और उन्होंने उदाहरण पेश किया कि कैसे ऊंचा चरित्र, कैसे अनुशासन, कैसे कर्तव्यनिष्ठ, एकनिष्ठ और ध्येयनिष्ठ होकर सकारात्मक सोच के साथ, पूर्ण रूप से साहस से भरकर, संवेदना और समर्पण के साथ हम कार्य कर सकते हैं और अपने सामाजिक धर्म को, राष्ट्रीय धर्म को और पारिवारिक धर्म को भी निभा सकते हैं। और भारत विकास परिषद की शुरुआत उन्होंने इसी बात को सोचकर मन में रखी कि सभी लोग अपने कार्यों को करते करते कैसे समाज के लिए, कैसे राष्ट्र के लिए कुछ तन से, कुछ मन से, कुछ धन से सेवा करें। इसी बात को देखते हुए और राष्ट्रीयता की भावना हम सब में कैसे जगे। हम सब, राष्ट्रीयता एक ऐसी भावना है जो तोतागिरी से नहीं हो सकती, जो सिर्फ ये कह के नहीं हो सकती कि मैं राष्ट्रवादी हूँ, मैं राष्ट्रभक्त हूँ, मैं देशभक्त हूँ। जब हम भी स्कूल में पढ़ा करते थे तो हम दो बातें पढ़ा करते थे कि एक राहगीर जा रहा है, उसने देखा कि पेड़ पर आग लगी है और वो कहता है कि और पक्षी जल रहे हैं, आग लगी इस वृक्ष को, जल जल गिरते पात, ए पक्षियों उड़ क्यों नहीं जाते पंख तुम्हारे साथ। और पक्षी उसे जवाब देते हैं, फल खाए इस वृक्ष के, गंदे कीने पात, धर्म हमारा यही है, जलें इसी के साथ, मरे इसी के साथ। तो ये धर्म है, जब स्कूल में पढ़ते थे तो समझ में नहीं आता था, आज समझ में आता है कि जलें मरे इसी के साथ का क्या अभिप्राय है। यानी हम भारत में पैदा हुए, भारत के टैक्स से हम पढ़े, तो भारत में रहकर भारतीयों की सेवा करें, ब्रेन ड्रेन ना हो, ये हमारे लिए राष्ट्रीयता का एक विषय हो सकता है। और डॉक्टर साहब खराब स्वास्थ्य के बावजूद भी काम करते रहे। 51 वर्ष की आयु में पथरी का ऑपरेशन हुआ, 55 वर्ष की आयु में पहला हार्ट अटैक हुआ, 60 वर्ष की आयु में दूसरा हार्ट अटैक हुआ, 66 वर्ष की आयु में गॉलस्टोन्स की सर्जरी हुई, 71 वर्ष की आयु में अपने को तीसरा अटैक भी आया और मां का निधन भी हुआ। और आप देखें 6 फरवरी 1991 को उदयपुर में राष्ट्रीय अधिवेशन होना था। 2 फरवरी 1991 को उनको हार्ट अटैक आता है। सभी लोग कहते हैं सर्जरी करवाओ, परंतु डॉक्टर सूरज प्रकाश कहते हैं कि अधिवेशन के बाद कराऊंगा। यानी अधिवेशन अपनी जान से बढ़कर उनके लिए प्राथमिकता थी। ऐसे भारत विकास परिषद को समर्पित उनका भाव उनके जीवन से देखने को मिलता है। डॉक्टर सूरज प्रकाश का जीवन हम सब के लिए प्रेरणा का काम करता रहेगा। हम सब के लिए एक ऐसा ध्रुव तारा बना रहेगा जिनको देखकर हम उनसे प्रेरित होते रहेंगे, उनके मार्ग पर चलते रहेंगे और स्वयं को उसी कार्यों में लगाते रहेंगे। ऐसी आज हम संकल्प लें। और अंत में मैं ये कहना चाहता हूँ कि फूलों सा हो जाना सीख, फूलों सा हो जाना सीख, कांटों सा मुस्काना सीख, 4 दिन की उम्र है तेरी, हंसना और हंसाना सीख, मुट्ठी बंद करने से पहले खुद का हाथ बढ़ाना सीख, खुद का हाथ बढ़ाना है तो भीड़ चाल तो भेड़ चाल है, खुद की राह बनाना सीख, खुद की राह बनानी है तो परिषद का हो जाना सीख, खुद की राह बनानी है तो परिषद का हो जाना सीख। ये डॉक्टर सूरज प्रकाश के उद्गार मैंने आप सबके समक्ष रखे। आशा करता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पसंद आए होंगे। और अंत में आप सबके भीतर बैठे डॉक्टर सूरज प्रकाश को प्रणाम करता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वंदे मातरम।